जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आज ये प्रैक्टिस सेशन हमारा थर्ड है। अपना आकलन स्वयं करें, इस हिसाब से लगाइए कि आप एग्जाम में बैठे हैं। ओके राइट, चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1। एक शिक्षक बालकों के जैविक गुणों तथा उसके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से अवगत होकर बालकों की किस समस्याओं को हल कर सकता है? क्या वह समायोजन कर सकता है, अनुशासन कर सकता है, या बौद्धिक विकास कर सकता है, या आलापदेश, ये सभी कर सकता है? देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एक शिक्षक जो आप लोग हो, बालकों के जैविक गुणों तथा उसके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से आप सब परिचित हो। बालकों की किन समस्याओं को हल कर सकते हो? अरे भाई, उसका समायोजन करा सकते हो, अनुशासन भी कर सकते हो, उसका बुद्धि का विकास भी तो करा सकते हो ना। तो ये सभी तो होगा ना, राइट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आप सारा का सारा विकास करा सकते हो, समायोजन, अनुशासन, बौद्धिक विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। कौन कराओगे? आप ही तो कराओगे ना। यस, समझ में आ गया। चले आगे। ओके नाइस। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। क्या उसे दार्शनिक की भूमिका निभानी चाहिए, एक फ्रेंड की, या कार्य सहकारी सहभागी की करनी चाहिए, या अनुदेशक की करनी चाहिए? दोस्तों, ये क्वेश्चन दूसरी तरफ से भी घुमा के पूछ सकते हैं आप लोगों से, ध्यान रखना है इसको। ये कह रहा है शिक्षक की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? अरे भाई, उसे अनुदेशक की तरह होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सही है ना? आप लोग ऐसे ही तो होगे, अनुदेशक की तरह ही तो सहयोग करोगे ना बच्चों के साथ। ओके यस, आगे चलें। निम्न में से किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षणिक प्रणाली तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है? क्या वह संचित अभिलेख होगा, प्रश्नावली होगी, या अनुसूची होगी, या वृत्तांत, घटना या वृत्तांत होगा? बताइए बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान से सुनिए दोबारा से। निम्न में से किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षणिक प्रणाली, अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है? किसके अंदर में किया जाता है? अरे वो किया जाता है संचित अभिलेख के द्वारा ही तो किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ओके, समझ में आ गया। चलें आगे। और क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका। किससे आया? जीन पियाजे चाचा से आया। ठीक है, ये आपको हर एग्जाम में 4-5 नंबर देके जाते हैं आपके हर एक सीटेट के पेपर में। ध्यान से सुनिए और समझिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनको। ये आपको अपना स्वयं का आकलन करना है कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके राइट, चलें आगे। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है? ये पियाजे की अवस्था है। इस अवस्था में क्या कह रहे हैं? बच्चा संज्ञानात्मकता के साथ में तर्कपूर्ण अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है। कौन सी अवस्था है वो? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? क्या ये है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? जो संवेदीय प्रेरक अवस्था है? बताइए बताइए, क्या है इसका, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, एक पेपर पेन ले लिए करिए और क्वेश्चनों के हिसाब से कौन सा सही किया कौन सा गलत किया अपना आकलन करना है आप लोगों को। ओके राइट, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अब। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी स्थापना पर बल दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1, जेंडर इंक्लूजन फंड पे ऊपर में, बाल बालक बालिका समावेश कोष के अंदर में, विशेष शिक्षा जोन के अंदर में। बताइए, क्या आपके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा, बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये तीनों के तीनों के ऊपर में जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है, जेंडर इंक्लूसिव फंड के ऊपर में, बालक बालिका समावेशी कोष में, विशेष शिक्षा जोन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहला, दूसरा व तीसरा, ये तीनों की तीनों सही है। ओके राइट, चलें आगे। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है?
देखिए ये तनाव और बढ़ाव की अवस्था है, कौन सी है देख लीजिए, आपको पता होगा। क्या ये शैशवावस्था के बारे में बात कर रहा है, प्रारंभिक बचपन के बारे में बात कर रहा है, या मध्य बचपन के बारे में बात कर रहे हैं, या किशोर अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं? बताइए, मैंने आंसर आपको बता दिया हूँ, हिंट दे दिया हूँ। राइट आंसर बताइए दोस्तों, शिक्षक शिक्षिकाओं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर 4, किशोर अवस्था। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है किसमें, किशोर अवस्था में हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उसके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? आपसे गलत पूछ रहा है, ये असंगत पूछ रहा है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, क्या ये फ्रायड ने दिया है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे ने दिया है, ये तो पता होगा आप लोगों को, पियाजे ने दिया, सही है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत क्या स्किनर महोदय ने दिया है? नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है? बताइए बताइए क्या है, कौन सा असंगत है इसमें युग्म? इसमें है ऑप्शन नंबर 3, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, ये आपका रॉन्ग है। ओके, आगे बढ़े फिर, चलिए। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, ध्यान रखना है किसके बारे में पूछ रहा है ये, प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। क्या किंडरगार्टन विधि, अरे ये तो बच्चों के लिए होती है। योजना विधि, ये बताइए। पाठ्य पुस्तक विधि होगी, क्या व्याख्यान विधि होगी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अरे प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, योजना विधि, यस। ओके, शिक्षक शिक्षिकाओं आगे समझ में बढ़े। विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक अप्रत्याशित होता है, क्या ये बात सही है? मध्य बालकाल तक बहुत तेजी से होता है, फिर एक पठार या ऊंचाई पर पहुंचकर रुक जाता है, क्या ये बात सही है? व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, क्या ये बात ठीक है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, क्या ये बात सही है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव किसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 कौन सा है राइट आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, समझ में आया। व्यक्तियों में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से होता है। ओके, अपना आकलन करना है आपको, ये समझना है कि आपने इतने दिनों से क्या पढ़ाई करी है, ठीक है। ओके, चलें आगे। गुड। थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत, चलिए बताइए क्या होगा इसका। प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है, धारा प्रवाह का सिद्धांत है, संक्रिया उत्पादन सिद्धांत है? बताइए, ये है थर्स्टन चाचा जी, कौन सा सिद्धांत दिया है, किसके बारे में बात करी है इन्होंने, बताइए। इनका आंसर आएगा आपका, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा इसका प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत है। ओके, प्राइमरी प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, मजा आ रहा होगा आज की क्लास में, एंजॉय लो, पर लाइक सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतनी मेहनत से क्लास लेता हूँ, प्लीज। ओके, बढ़ते हैं आगे। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या बताता है भाई? ये सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, क्या बहुत कम भूमिका निभाता है, सही कह रहे हैं ये? सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, क्या बिल्कुल सहयोग नहीं करता ये? ऑप्शन नंबर 3 सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या ये बात सही है? सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए, वाह ये तो बहुत ही अच्छा आंसर दे रहा है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या होगा राइट आंसर, बताइए बताइए श्रीमान बताइए। ओके, इसका राइट आंसर मैं ही बताता हूं, चलिए। सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ। ओके, यस, आगे बढ़े अब। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है, ध्यान रखना है किसके बारे में पूछ रहा है ये, संवेदनशील अवधि के बारे में पूछ रहा है। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित होता है, यह अवधि होती है कि सिर्फ केवल संज्ञानात्मक और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित होता है क्या, और नहीं है? केवल आगे पहले ही गलत है आपका। ओके, दूसरा पढ़ते हैं। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है, क्या ये बात सही कह रहे हैं ये?
वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सकती है। क्या ये बात ठीक है? वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर पहुंच जाती है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा आंसर बता रहा है। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, बताइए प्लीज। इसका राइट आंसर होगा, बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है संवेदनशील अवधि। ओके, बाल विकास में संवेदनशील अवधि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत एवं प्रतिपादक के निम्न युग्मों से असत्य युग्म कौन सा है? देखिए ये गलत पूछ रहा है आपसे, कौन सा है? सहचर्यवाद का सिद्धांत क्या थार्नडाइक महोदय ने दिया है? ये बात सही है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ईवी पावलाक महोदय ने दिया है कि ये बात ठीक है। सामान्यीकरण का सिद्धांत सी एच जड के द्वारा दिया गया है। अवयववादी सिद्धांत का कोहलर महोदय के द्वारा दिया गया है। बताइए क्या होगा उसका सही आंसर। असत्य क्वेश्चन पूछा है आपसे। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत एवं प्रतिपादक में कौन सा कथन गलत है? अरे भाई ये तीनों की तीनों सही हैं, ये महोदय गलत हैं। गलत होने के साथ साथ ये आपका राइट आंसर हो गया। सहचर्यवाद का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय के द्वारा नहीं दिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलें आगे। आपकी कक्षा का एक छात्र लिखने में अक्षमता प्रदर्शित करता है, वह छात्र किस बीमारी से ग्रसित है? बताइए। क्या वह डिस्ग्राफिया से है, डिसकैलकुलिया से है, डिस्फेजिया से है या डिसलेक्सिया से है? बताइए बताइए, लिखने वाली बीमारी है, किससे होगा ये? लिखना लिखना, बच्चे जैसे ग्राफ नहीं बनाते हैं छोटे छोटे, कभी कभी गलत ग्राफ बना देते हैं वो। ये थोड़ा सा टेक्निक से, थोड़ा सा ट्रिक से भी इसको याद करो। डिसग्राफिया, ग्राफ बनाना, ग्राफ में लिखने में दिक्कत करना, तो किस में आएगा? डिसग्राफिया। ये लिखने संबंधित समस्याएं होती हैं। और कौन कौन सी है? डिसकैलकुलिया गणना करने से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया आपका किससे होता है? पठन वैफल्य में आता है ना ये। ओके यस, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिसग्राफिया। ये लिखने संबंधित असमता को प्रदर्शित करता है। ओके, चलते हैं आगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे के लिए ये क्या कहलाई जाती हैं? बताइए। क्या यह अलंकारिक सामग्री है, क्या यह सांस्कृतिक उपकरण है, अवधारणात्मक मानचित्र है या स्मृति सहायक होती है? बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है लेव वाइगोस्की से कि सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे के लिए ये सब चीजें क्या कहलाई जाती हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक उपकरण। ये सब सांस्कृतिक उपकरण ही तो हैं। ओके, तो 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक उपकरण। ओके, समझ में आ गया? चलें आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 16 आगे। जीन पियाजे चाचा। ओके, जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? अब ये पियाजे का क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछ रहा है इनकी जो 4 स्टेज हैं उसमें से 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? यस, ऑप्शन नंबर 1, क्या वह बाहरी सत्ता का पर आधारित होता है, स्वायत्तता पर आधारित होता है, विद्यालय पर आधारित होता है, परिवार पर आधारित होता है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए बताइए, जीन पियाजे चाचा महोदय से क्वेश्चन आया है ये, और ये 4-5 नंबर देते हैं आपको आपके एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वायत्तता पर आधारित। ओके, 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं वह स्वायत्तता पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं अब। यस, क्वेश्चन नंबर 17, सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से किसने नहीं होती? देखना क्या पूछ रहा है ये। नहीं नहीं होती है, ध्यान रखना है। बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, घबराना नहीं है। ध्यान से 1-2 बार पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर अपने आप निकलेगा इसमें से। अभी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा।
दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए इसको। सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से किसने नहीं है? देखना। ऑप्शन नंबर 1, इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। क्या ये बात सही कह रहा है? यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। देख लो, ये बता दिया इसने। चलो आगे और पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अंतःदृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान हो। क्या ये बात ठीक है? यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। अब बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? मैंने पहले ही बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यस, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं को उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका या अध्यापक होने के नाते आपकी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए? देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन है छोटा सा, 2 मिनट में उड़ जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ना है, अपने आप इसका मैटर क्लोज हो जाएगा। राइट? ओके, अब किसके बारे में कह रही है? दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। बहुत से टेलीविजन या विज्ञापनों में मेल फीमेल को उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते आपकी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसके विकल्प पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों रूप पर स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करें। कि ये बात ठीक कह रहे हैं? वह उन्हें इन विज्ञापनों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। कि यह बात सही है? उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ये बात भी ठीक है, बताइए। वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष एवं महिला व्यवहार को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत कह दिया भाई इसने। मतलब उनकी नकल कर लो आप, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्यों होगा, ध्यान से सुनिए। वह उन्हें इन विज्ञापनों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप इसे समझो कि ये महिला और पुरुष के पोस्टर दे रखे हैं, रूढ़िवादिता है, क्या है। आपकी क्लास में बच्चों को इस तरीके से आपको उन्हें प्रोत्साहित करना है। ओके, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 19। मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण करने के योग्य है। अब इसका कारण है आर चाचा। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद में या बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। अब देखिए, ए भाई ने कहा है आर चाचा से। अब इसके नीचे कूट दे रखे हैं, आप कूटों को पढ़ लीजिएगा, अपना आंसर बताइए मुझे क्या है, मैं राइट आंसर लगा रहा हूं उसमें। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं, नहीं समझ में आया तो। मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण करने के योग्य है। ठीक है, अब इसके आर कारण को पढ़ते हैं। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। क्या ये बात सही कह रहा है? नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ए भैया सही हैं, लेकिन चाचा आर गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया ना? अब ये ऐसे ही आएंगे कूट के, आपके ज्यादातर क्वेश्चन और आंसर ऐसे ही मिलने हैं आपको। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर लगाना है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हो जहां बालक बोलचाल में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ओके, निम्न में से कौन सी समस्या आपके मिश्रण को या आपके पढ़ाने के तरीकों को प्रभावित करेगी? बताइए। क्या उच्चारण में व्यक्तीकरण की ये समस्या आएगी, शब्दों के लेन देन की आएगी, वक्तव्यों को या वक्तव्यों में कठिनाई कठिनाई की आएगी, या सभी आएंगी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे भाई,
आपकी कक्षा में शिक्षक शिक्षिकाओं जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, जहाँ बालक बोलचाल से संबंधित बहुत सी भाषाओं वाले हैं प्रयोग कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी समस्या आएगी? आप किससे प्रभावित होंगे बताइए? क्या पता कोई बेचारा कन्नड़ वाला है, कन्नड़ आती है जिस बच्चे को, आप हिंदी भाषी शिक्षक शिक्षिका हैं, कोई मराठी बच्चा है, कोई तेलुगु तमिलनाडु का बच्चा है, तो आपको क्या आएगी? ये सारी की सारी समस्या आएंगी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी समस्याओं का आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है? ओके, चलें आगे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्न में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये आपके हर पेपर में मिलेगा। बच्चों में या स्कूल में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 भय और उत्कंठता, ये बात तो सही लग रही है। ऊब और उलझन, ये बात भी सही लग रही है। अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, ये बात भी सही लग रही है। असंदर्भिक शिक्षा शास्त्र, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? तो मेरे मित्रों, शिक्षक शिक्षिकाओं, भारतवर्ष के नव युवकों के, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पहला ठीक है, भयंकर और उत्कंठता होगी, ऊब और उलझन भी होगा, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या के कारण भी होगा, असंदर्भिक शिक्षा शास्त्र। ये सारी की सारी कंडीशनों के, ये सारी की सारी कंडीशनें जो हैं स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? दोबारा सुनिए, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति या हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, बस ये बता रहा है ये। इनके सब थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक तरीके से सोचोगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 1 अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञापन द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना कि ये बात सही है। उन्नति के क्षेत्र में विश्वास को अपनाना, अंतिम सत्य को स्वीकार करना, बहुत बढ़िया, इनको बना दो साधु संत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? हमारी सोच या हमारी अभिवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञापन द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें से क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? अब देखिए, ये आपको मिलेगा, आपके एग्जाम में मिलेगा। अब ये दो क्वेश्चन को इन्होंने मर्ज कर दिया है, 2 या 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिया है। अब ध्यान से समझिए, दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना एक महत्वपूर्ण कारक होता है? क्या स्वमूल्यांकन, स्वयं के द्वारा मूल्यांकन करना है, सहकर्मियों के द्वारा मूल्यांकन करना है, या गुणात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा मूल्यांकन करना है, या मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना करनी है? बताइए क्या होगा इसमें से? ही आपका कटेगा, एक दो ऑप्शन कटेंगे, ध्यान रखना है लेकिन आपको। बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। पहले में क्या आएगा? स्वमूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद दूसरा कह रहा है सहकर्मियों के साथ मूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल, ये बात भी सही कह रहा है। और तीसरा क्या कह रहा है? गुणात्मक प्रतिक्रिया करनी चाहिए, ये बात भी सही है। परंतु ये कह रहा है कि मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई ना भाई। तुलना कैसे करोगे आप बच्चों के साथ? रॉन्ग हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ओके, यस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, चलें आगे। मजा आ रहा है क्वेश्चन में? भाई साहब, ये बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाया हूँ, ये प्रीवियस ईयर के रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ। ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना है। फ्री का ज्ञान नहीं लेना दोस्तों, बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कह रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका,
प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए। क्या ये बात ठीक है? छात्रों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। क्या ये बात ठीक है? छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। क्या ये बात ठीक है? छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। बिल्कुल जो छात्र ने लिख दिया, जो उत्तर बता दिया कि उसी पे आप आश्रित हो जाओगे कि ये बात सही है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। ऊपर 3 दिए गए हैं, सोचिए और बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब क्यों होगा, देखिए क्या कह रहा है, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर, भाई उसकी क्रिएटिविटी को आपको निकालना है ना अंदर से, देने को कहा जाएगा तभी तो वो बताएंगे ना। ओके, यस 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं आगे। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्न में से किसमें समावेशन में मदद मिलेगी। इसके ऑप्शन है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, शालीनता वाले छात्र, पठन वैफल्य वाले छात्र। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग या प्रयोग में निम्नलिखित में से किसमें समावेशन में मदद मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अरे भाई इन सभी से तो मिलेगी। यस, आगे बढ़े। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए हैं, ठीक है भाई। बच्चे ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाकर या लगाया है, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। देखिए आपको स्कीमा से दे दिया पियाजे चाचा, ये जान खाएंगे आपके एग्जाम में, पढ़ लेना है इसको ढंग से, ठीक है। और अपना आकलन करिए, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। क्रमबद्धीकरण होगा ये, यह संक्रमण अनुमति होगा, सांकेतिक मापदंड होगा, संख्या का संरक्षण होगा। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बना दिया है, ध्यान रखिए। बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, वह क्या कर रहा है भैया, वो संख्या का संरक्षण कर रही है ना, काउंटिंग ही तो कर रही है। इतना बड़ा बना करके इसका छोटा सा आंसर निकाल दिया उन्होंने। बच्ची की स्कीमा को देख लिया, अरे भाई वो संख्याओं के द्वारा संरक्षण कर रही है ना, कि हाँ इतने इतने पत्थर हैं, ऐसे ऐसे बना दिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है। एक मूर्ति नाम की बच्ची है जो कक्षा 4 का एक विद्यार्थी या शिक्षिका है, सॉरी विद्यार्थी है। अब भाई क्या है, पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होता है। भाई मूर्ति जो बच्चा है को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में या पढ़ने में कोई कठिनाई आती है तो मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए आपको पहले भी ये क्वेश्चन मिल गया होगा। अब वो क्या कर रहा है, गति समन्वय वैकल्य कर रहा है, गुणज वैकल्य कर रहा है, पठन वैकल्य कर रहा है, या लेखन वैकल्य कर रहा है। अरे भाई लिख तो नहीं रहा वो, तो वो क्या कर रहा है, उसको डिसलेक्सिया है, पठन वैकल्य जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। ओके, यस, आगे बढ़े। एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मापदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। ओके, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श के किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। अब बताइए, ए भाई ने कहा है आर चाचा तो और टाइट हो गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। एक बेचारी सीधी सादी शिक्षिका है जो अपनी 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा में चर्चा करने के लिए मापदंडों और नियमों पर चर्चा कर रही है कि बेटा ऐसा करना है, वैसा करना है। और दूसरे एक आर चाचा हैं जो खतरनाक शिक्षक हैं। शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप नियंत्रण ही रखो, पढ़ाई मत कराओ, बहुत अच्छा ना। और विद्यार्थियों से परामर्श के किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करते रहो। एक छत्र राज चलाओ बस, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए बताइए। ए बी सी डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन चाचा आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार से पूछा गया है। क्या 6%, 10%, 4% या 3%? बताइए, आपको पता होगा इसका राइट आंसर। आधे तो इसमें 3 लगाएंगे, आधे 10 लगाएंगे, पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900 या 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए 6%। ओके, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आज इतने ही क्वेश्चन थे। आज ही आपका प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे समाप्त हो गया। अगला प्रैक्टिस सेशन आपको नेक्स्ट मिलेगा। आई होप यू आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने अपना मूल्यांकन अच्छे तरीके से किया होगा। प्लीज़ अपने एक सर के लिए, अपने एक भाई के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना अपना ध्यान रखें।